हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों DSSB जेल वार्डर 2024 के स्पेशल एग्जाम का नेक्स्ट एनालिसिस आपके लिए लेकर आ चुके हैं। आज 10 जून 2024 को हम सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस कवर करेंगे। इससे पहले हम फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस आपको कवर करवा चुके हैं। नहीं देखा है तो हमने प्लेलिस्ट बना दी है, जाकर आप जरूर से देख लीजिएगा। क्लियर है। और इन वीडियोस की PDF के लिए आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल और ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। गाइज आपका आगे आने वाले दिनों में एग्जाम है, तो आप हमें नंबर पर अपने क्वेश्चन जरूर से सेंड करें व्हाट्सएप पर, ताकि हम आपको 100% सटीकता के साथ में एक एक जो चीज़ें हैं वो क्लियर आपको कवर करवा पाएँ। क्लियर है। आज हमें जो क्वेश्चन भेजे हैं ये अनिमेश ठाकुर जी जो कि हरियाणा से, विक्रम जी नोएडा और अजय मोरे जी जो कि दिल्ली से हैं। इन सभी ने काफ़ी अच्छे तरीके से क्वेश्चंस बताए, यहाँ तक कि इन्होंने पूरे के पूरे क्वेश्चंस एज इट इज बता दिए हैं जो आपके एग्जाम में पूछ गए हैं। तो हम सब्जेक्ट बाई आगे बढ़ते चलेंगे, सब्जेक्ट वाइज। तो यहाँ पर सबसे पहले GK GS करंट अफेयर से स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक नहीं किया है लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा। पहला प्रश्न हमारा आ चुका है स्क्रीन पर। पहला प्रश्न GK GS करंट अफेयर से, प्लेइंग इट माई वे किसकी आत्मकथा है? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। सचिन तेंदुलकर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्लेइंग इट माई वे पूर्व भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है। ये सचिन के साथ एक भारतीय खेल पत्रकार बोरिया मजूमदार द्वारा सहलिखित पुस्तक है। आत्मकथा की बात करें तो 5 नवंबर 2014 को यह प्रकाशित हुई थी। ये डेट भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कई बार पूछ ली जाती है। किताब में क्रिकेटर के शुरुआती दिनों, उनके 24 साल के करियर और उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं का वर्णन किया गया है। यहाँ वह अपने पहले टेस्ट मैच से लेकर अपने 100वें अंतर्राष्ट्रीय शतक और इस क्षेत्र से अपनी विदाई तक के क्रिकेट सफर के बारे में बात इस पुस्तक में करते हैं। अगला क्वेश्चन है, साइकोलॉजी किसका अध्ययन है? तो साइकोलॉजी में जो अध्ययन किया जाता है ये मानवीय व्यवहार और उसकी प्रतिक्रियाओं का विस्तार से अध्ययन किया जाता है साइकोलॉजी में। साइकोलॉजी जिसको मनोविज्ञान कहा जाता है, ऐसा ही एक विषय है जिसके अंतर्गत मानवीय जो व्यवहार है और उसकी प्रतिक्रियाओं का विस्तार से अध्ययन किया जाता है। सही मायने में अगर देखा जाए तो मनोविज्ञान व्यक्ति के व्यवहार का विज्ञान है। यह मानव संबंधों को प्रभावित करता है, साथ ही यह व्यक्ति के अचेतन मन का अध्ययन करके उपचार करने की एक विधि मानी जाती है। मनोविज्ञान व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं के सभी पहलुओं का अध्ययन होता है। आइए नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन पूछा गया, आपातकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद निलंबित नहीं किया जा सकता है? अब ये क्वेश्चन भी आपकी कई बार एग्जाम में बन चुका है। देखिए आर्टिकल से जो भी क्वेश्चंस बन रहे हैं आपको सभी को पता ही है। जो भी क्वेश्चंस बन रहे हैं ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चंस पहले नहीं पूछे गए, सारे के सारे रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। आपातकाल के दौरान निम्नलिखित में से जो आर्टिकल निलंबित नहीं किए जाते वो आर्टिकल है 20 और 21। अनुच्छेद 21 20 अनुच्छेद 20 और 21 ये दोनों जो आर्टिकल है ये आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किए जा सकते हैं। क्लियर है। अब डिटेल थोड़ी सी कवर करवा दें। देखिए भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 359 है, इसके तहत जब सरकार आपातकाल की घोषणा करती है तो मौलिक अधिकारों का प्रवर्तन अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को छोड़कर निलंबित हो जाता है। यानी कि ये दो छोड़कर बाकी सारे निलंबित हो जाते हैं, ये दो निलंबित नहीं होते हैं। अनुच्छेद 20 में क्या है तो अपराधों के लिए सजा के संबंध में संरक्षण है आर्टिकल 20 में। आर्टिकल 21 की बात करें अनुच्छेद 21 की तो जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता इसमें आपको देखने को मिलती है। दोनों चीज़ें हैं ये अलग अलग। अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह बताता है कि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 110 किससे संबंधित है? तो ये धन विधेयक की परिभाषा से रिलेटेड है। आर्टिकल 110 याद रखिएगा। धन विधेयक को संविधान के अनुच्छेद 110 द्वारा परिभाषित किया गया है, एक मसौदा कानून के रूप में जिसमें केवल प्रावधान है जो उसमें सूचीबद्ध सभी या किसी भी मामले से संबंधित हैं। किसी भी कर का अधिरोपण, उन्मूलन, छूट, परिवर्तन या विनियमन, केंद्र सरकार द्वारा पैसे उधार लेने का विनियमन, भारत की संचित निधि या भारत की आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा, ऐसी किसी निधि में धन का भुगतान या उससे धन की निकासी, भारत की संचित निधि से धन का विनियोग, भारत की संचित निधि पर प्रभावित किसी व्यय की घोषणा या ऐसे किसी व्यय की राशि में वृद्धि करना शामिल है।
अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड की आधिकारिक भाषा क्या है? ये क्वेश्चन बना है। हिंदी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड की आधिकारिक भाषा, देखिए उत्तराखंड की आधिकारिक जो भाषा है ये हिंदी है। राजधानी कहाँ पर है? तो देहरादून है उत्तराखंड की राजधानी। यहाँ का राजकीय पशु कस्तूरी हिरन है। राजकीय पक्षी है हिमालयन मोनल, जिसका नाम है। इसके अलावा राजकीय पेड़ कौन सा है उत्तराखंड का? तो बुरांस यहाँ का राष्ट्रीय राजकीय पेड़ है। राजकीय फूल हो जाएगा ब्रह्मा कमल। क्लियर है? तो ये सारे राजकीय पशु पक्षी पेड़ फूल राजधानी सारे आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसे मिला है? और यहाँ पर ये 2023 की आई थिंक बात की गई है, क्योंकि वो बता रहे थे कि ये ऑप्शन में उनको मिला था। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 से सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी जो है ये सम्मानित किए गए। वहीं अगर आपसे 2022 का पूछ लिया जाता है तो अचंता शरत कमल जो है ये 2022 के लिए जो है सम्मानित किए गए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से। तो याद रखिएगा दोनों का, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी को मिला है। 2022 का अचंता शरत कमल को मिला है। तो शरत कमल अचंता को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। वहाँ देश के सबसे उत्कृष्ट टेबल टेनिस खिलाड़ियों में से एक है। कौन? शरत कमल अचंता। वह 10 बार सीनियर नेशनल चैंपियनशिप बनने वाले पहले भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। क्लियर है? और 2019 में पद्मश्री से भी सम्मानित इनको किया गया है। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक सूचकांक में भारत की रैंक कौन सी है? अब गाइज ये जो क्वेश्चन है ये बताया तो उन्होंने ठीक है, बट ये इनकम्प्लीटेड है, यानी कि पूरा क्वेश्चन ये नहीं है। वैश्विक सूचकांक कई सारे होते हैं, जैसे कि वैश्विक भूखमरी सूचकांक, इस तरह से काफ़ी सारे वैश्विक सूचकांक ही होते हैं, है ना। तो यहाँ पर स्पेसिफिक नाम इन्होंने नहीं बताया, या फिर उनको याद नहीं रहा है कि क्या नाम था, इसलिए इसका राइट आंसर बताना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। आप कमेंट में कमेंट करके बताइएगा कि इसका पूरा क्वेश्चन एग्जैक्ट क्या आपकी एग्जाम में आपको देखने को मिला था। अगला क्वेश्चन है, मुगल वंश की स्थापना किसने की? तो बाबर के द्वारा की गई। मुगल वंश की स्थापना बाबर ने की थी, और 1526 में इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल वंश की जो स्थापना की थी ये बाबर ने ही की थी। बाबर का नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद था। बाबर का जन्म हुआ था फरगाना घाटी के आंदीजान में हुआ था, और वह फरगाना के उमर शेख मिर्ज़ा के सबसे बड़े बेटे और तैमूर का परपोता था ये बाबर। तो ये आसानी से आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तुगलकाबाद शहर किसने बनवाया था? तुगलकाबाद जो शहर बनवाया था ये किसने बनवाया था, या फिर इस तरह से हो सकता है कि तुगलकाबाद का किला किसने बनवाया था? तो ये गियासुद्दीन तुगलक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गियासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद शहर का निर्माण करवाया। गियासुद्दीन तुगलक, उसे गाजी मलिक के नाम से भी जाना जाता था। गियासुद्दीन तुगलक तुगलक वंश का संस्थापक था, और इस राजवंश को कुरानाहा तर्कों के राजवंश के रूप में भी जाना जाता था। दिल्ली का पहला सुल्तान था ये, जिसने गाजी या काफिरों के काफिल का खिताब लिया था। तो ये सारी चीज़ें हैं, याद रखिएगा। ये तुगलकाबाद का किला भी इसने ही बनवाया था, इस शहर का निर्माण भी इसने करवाया था। उसने नहरों के निर्माण और अकाल से निपटने के लिए नीति अपना बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 112 किससे संबंधित है? तो वार्षिक वित्तीय विवरण से रिलेटेड है। आर्टिकल 112 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 112 एक वर्ष का केंद्रीय बजट, जिसे वार्षिक वित्तीय विवरण भी कहा जाता है, उस विशेष वर्ष के लिए सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण ये होता है। विवरण केंद्रीय बजट 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलने वाले वित्तीय वर्ष के लिए सरकार के वित्त का लेखा जोखा रखता है, और केंद्रीय बजट को राजस्व बजट और पूंजीगत बजट में वर्गीकृत किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, 2023 में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? इनका नाम है नीरज चोपड़ा। 2023 में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने। डायमंड लीग की बात करें तो डायमंड लीग दुनिया भर में आयोजित हाई प्रोफाइल एथलेटिक्स मीट की श्रृंखला है, और नीरज चोपड़ा ने 2022 में स्टॉकहोम डायमंड लीग मीट में भाला फेंका था। अगला क्वेश्चन है, डेकाथलॉन में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता? तो सुनील कुमार के द्वारा यह जीता गया। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपका बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना कब शुरू हुई? ये 2016 में शुरू हुई। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 2016 में शुरू की गई। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना अघोषित आय की घोषणा के अनुरूप एक योजना है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण जमा योजना 2016 भारत सरकार द्वारा 16 दिसंबर 2016 को अधिसूचित एक योजना है, जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 2016 के लिए कराधान और निवेश व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक घोषणाकर्ता पर लागू है।
अगला क्वेश्चन है बिहार का प्रमुख पर्व कौन सा है? तो छठ पूजा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिहार का सबसे प्रसिद्ध और मौलिक त्योहार छठ पूजा है, जो दिवाली के 6 दिन बाद मनाया जाता है। त्योहार को भक्ति, उपवास, मिठाइयों और फलों के वितरण द्वारा चिन्हित किया जाता है। अंतिम दिन गंगा नदी में पवित्र स्नान के साथ पूजा संपन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वर्ष में तमिल को भारत की शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया था? ये 2004 में किया गया था। तमिल भारत की पहली भाषा है जिसे शास्त्रीय का दर्जा दिया गया। क्लियर है, प्राप्त है। तमिल को 2004 में शास्त्रीय भाषा के रूप में घोषित किया गया था। उड़िया भारत में शास्त्रीय भाषाओं की सूची में नवीनतम जोड़ है। 2014 में उड़िया को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। वर्तमान में 6 भाषाएं हैं जिन्हें भारत में शास्त्रीय का दर्जा प्राप्त है, और सभी 6 शास्त्रीय भाषाएं संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध भी हैं। तो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस मिले हमने सारे बताए हैं आपको। करंट अफेयर की बात करें इस करंट अफेयर के 2023-24 के क्वेश्चंस बने हैं। प्रश्नों की जो संख्या है 7 से 8 यहाँ पर थी करंट अफेयर की, आप अच्छे से देख लीजिएगा। क्लियर है। अब बात करते हैं हम हिंदी की। हिंदी का व्योम का पूछा है। व्योम का पर्यायवाची क्या होता है? तो अंतरिक्ष, अंबर, नभ, ये व्योम का पर्यायवाची है। रेगिस्तान के ऊपर एक गद्यांश आया था, 5 क्वेश्चंस बने थे। किसान का तद्भव क्या है? कृषक या किसान होता है। त्रुटि से 4 से 5 क्वेश्चंस बने थे। ये जो एरर वाले क्वेश्चंस होते, त्रुटि होती है, कोई वाक्य दे रखा होता है उसमें त्रुटि छांटना था। इस तरह से एक शब्द अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से भी क्वेश्चंस बनाए हैं। वाक्य शुद्ध से रिलेटेड क्वेश्चन बनाए हैं। अनेकार्थी से क्वेश्चन नहीं। रिक्त स्थान पूछा गया। पर्यायवाची आपको बता ही दिया है हमने, और भी पूछे गए इसके अलावा, क्योंकि आपको बताइए 4-4, 5-5 क्वेश्चंस बन रहे एक एक टॉपिक से। मुहावरे से 3 क्वेश्चंस बने। देशज, विदेशज, लोकोक्तियाँ और विलोम शब्द से भी क्वेश्चंस आपके पूछे गए। इंग्लिश में बात करेगा इस पैसेज से क्वेश्चंस बनाए। आप सभी को बताइए 5 क्वेश्चंस हो सकता है तो पैसे भी आपको देखने को मिला हो। क्लोज टेस्ट से भी क्वेश्चंस बनाए। आइडम से भी क्वेश्चंस बनाए। वोकेब से आपके क्वेश्चन पूछे जाए। प्रोपोजरेशन से भी क्वेश्चन बनाए आपका। आर्टिकल से, यानी कि आर्टिकल जो है इससे भी 2 से 3 क्वेश्चंस बने। PQRS से 4 से 5 क्वेश्चन है। एंटोनियम से क्वेश्चन है और सिनोनियम से भी क्वेश्चन आपके बने। मैथ्स में औसत से 2 से 3 क्वेश्चन है। SI से 3 क्वेश्चन है। नंबर सिस्टम से 1 से 2 क्वेश्चन है। चाल दूरी से क्वेश्चन है। विभाजित वाले क्वेश्चंस भी देखने को मिले हैं। आयु से क्वेश्चन बना है आपका। अनुपात से भी आपको बताइए 4-4, 5-5 क्वेश्चंस बन रहे हैं आपके। बोर्डमास से 2 से 3 क्वेश्चंस बने। इसके अलावा एलसीएम एचसीएफ से 1 बनाए। सिंप्लीफिकेशन से 4 से 5 क्वेश्चंस बने। रेलगाड़ी से 2 क्वेश्चन है। समीकारी से 1 से 2 क्वेश्चन है। टोडी ट्रेडी से भी 2 से 3 क्वेश्चन है आपके। इसके अलावा प्रतिशत से 1 से 2 है। लाभानी से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसी तरह रीजनिंग में सिटिंग अरेंजमेंट से 2 क्वेश्चन बने। पजल से भी 1 क्वेश्चन बनाया है आपका। कोडिंग डिकोडिंग से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए। क्लियर है। ब्लड से भी इतने ही क्वेश्चंस बने। पेपर कटिंग से क्वेश्चन बने। प्रायिकता से बनाए। नंबर सीरीज से 1 क्वेश्चन है। मिसिंग नंबर से भी 1 क्वेश्चन बनाए। इसके अलावा मिरर इमेज से क्वेश्चन बनाए। दिशानिर्देशन से 5 से 1 बनाए। अल्फाबेट सीरीज से 3 से 4 क्वेश्चन बता रहे हैं। 3 से 4 क्वेश्चन कथन निष्कर्ष बनाए और आकृति से भी बनाए। तो ये सारे टॉपिक हमने बता दिए जहाँ जहाँ से आपके एग्जाम में भर भर के क्वेश्चंस आ रहे हैं। आप सभी को बताइए गाइस, इतना ज़्यादा पेपर भी टफ नहीं है आपका जितना होना चाहिए। तो आप आसानी से क्लिक कर सकते हैं। जो क्वेश्चंस आपको नहीं बन रहे वो आप इसके भी कर सकते हैं, क्योंकि माइनस मार्किंग है तो कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। जो नहीं बन रहा है वो उनको आप स्किप भी कर सकते हैं। क्लियर है। तो ये पेपर कोई ज़्यादा कठिन भी आपका नहीं है। अगर आपके ऊपर डिपेंड करता है आपने किस हिसाब से तैयारी की है। अगर कम तैयारी की है तो हो सकता है आपके लिए टफ भी हो। क्लियर है। तो आपको देखना चाहिए, और हमने टॉपिक आपको पूरे बता दिए कहाँ कहाँ से किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आप अच्छे से इन टॉपिक को देखकर एग्जाम में जाएं। इस वीडियो के PDF के लिए ऑलरेडी हमने आपको बता दिया, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करिएगा ताकि जो भी नया वीडियो है सबसे पहले आप सभी के पास में पहुंच पाए। क्लियर है। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।